तू गाना गा रही थी ना? हाँ बोल, गाना गा रही थी ना? क्या हुआ माँ जी? ये लड़की गाना गा रही थी ना? नहीं नहीं, गाना तो मैं गुनगुना रही थी। झूठ मत बोल, मैंने खुद सुना है, वो तेरी नहीं इसकी आवाज। क्या हुआ माँ जी? अरे ये लड़की गाना गा रही थी अभी। नहीं माँ जी, गाना मैं गा रही थी। चुप कर, मैंने खुद सुना है। माँ जी, ये बेचारी बेजुबान बच्ची क्या गाना गाई? कुछ भी बोल रहे हो आप? अरे ऐसा क्या कह दिया मैंने? ये तेरी सहेली अपनी बेटी के साथ इस घर में रहती है, खाती है, पीती है, सोती है यहाँ पे, और मैं इससे एक सवाल भी नहीं पूछ सकती? माँ जी, आपने धर्मशाला तो खोल नहीं रखा है जो आप फ्री में किसी को भी यहाँ पर रखोगे। बकायदा किराया देती है यहाँ पे रहने का, समझ गए आप? चलो पूजा, चलो बेटा। अरे अरे लेकिन मैंने खुद अपने, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? समझती क्या है अपने आप को? अंकिता, अंकिता, तू भी ना भाभी को हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। गरिमा चाय दो ना। अपनी चाय खुद बना, तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं हूं मैं। चारों तरफ सर्च करो। खेल कर सर, चेक करो। खेल कर सर। सर लाश के पास से तो कुछ नहीं मिला। ये देख, टायर्स के निशान। केलकर सर हो सकता है ये टायर के निशान खूनी के हैं। वो लाश को गाड़ी में रख के लाया, वहाँ झाड़ियों में लाश को ठिकाने लगाया और इधर झील के पानी से गाड़ी को साफ किया होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले उसे कहीं और मारा गया होगा या फिर उसका खून गाड़ी में ही कर दिया गया होगा। हो सकता है, क्योंकि झाड़ियों के पास स्ट्रगल के निशान नहीं है। विक्टिम का गला काटा गया है। अगर झाड़ियों के पास उसका गला काटा जाता तो जमीन पे बहुत सारा खून होता, जो कि नहीं है। लेकिन समझ में नहीं आता कि ये आदमी है कौन और इसे कौन मारेगा और क्यों। केलकर, कातिल ने लाश को पवाना लेक के सुनसान इलाके में ठिकाने लगाया। एक काम करो, लाश की फोटो आसपास के एरिया में सर्कुलेट कर दो। विक्टिम की पहचान होना बहुत जरूरी है। और वो जो लड़का बाहर खड़ा है उसकी डिटेल्स लो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। ये लड़की कहाँ जा रही है? कहाँ से आई? चल भाग यहाँ से। चलो चलो लास्ट स्टॉप आ गया, चलो चलो उतरो उतरो उतरो। अरे भाई लास्ट स्टॉप आ गया, चलो उतरो उतरो। चलो चलो लास्ट स्टॉप आ गया, जल्दी चलो 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 जल्दी चलो। अरे ओ बेटा, इसी बस से वापस जाना है क्या? कौन है तुम्हारे साथ? टिकट दिखाओ। अरे टिकट दिखाओ ना। अरे अरे ओ बेटा, सर इन लोगों का कहना है कि इस आदमी को इन दोनों ने देखा था। बेटा, तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही आदमी है? हाँ साहब, ये वही आदमी है जो पिछली बार शनिवार हमारे बस में चढ़ा था। मैंने जैसे इसकी फोटो देखी झट से पहचान लिया था साहब इसको। अच्छा, शनिवार यानी 22 तारीख को ये कहाँ से चढ़ा? साहब वो चढ़ा कहाँ से था ये तो मुझे याद नहीं, पर हाँ उतरा कलम्बोली बस स्टॉप पे था। वो बहुत अकड़ू था साहब, इसलिए मुझे याद है। अबे ओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? बहुत जल्दी है क्या तेरे को? बहुत घाई मची हुई है, साले खींच के इतना मारूंगा ना यहीं पे। अरे यार पर हॉर्न मैं बजा रहा हूँ जब। अबे तो हॉर्न बजा रहे तो कौन सा एहसान कर रहे हैं साले, नाक तोड़ दूंगा मैं तेरा। जल्दी कर। इसके साथ कोई और भी था? नहीं साहब, ये अकेला था। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। तुम जाओ। केलकर सर, इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हमें वहीं से करनी होगी जहां इस आदमी का सफर खत्म हुआ था। फौरन कलम्बोली चलो। ओके सर। महाराष्ट्र के पनवेल इलाके में रहने वाले शर्मा परिवार की कहानी आखिर क्या थी, और जिस शख्स की लाश पवाना लेक के पास झाड़ियों के बीच मिली थी वो कौन था?
शुरुआत में ही हमने देखा कि पायल अपनी माँ पूजा के साथ अंकिता के घर में रह रही थी, जहां और भी लोग रहते थे। तो आखिर ऐसा उसकी जिंदगी में क्या हुआ था कि उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो आज दर दर भटक रही थी? और जिस शख्स की लाश झाड़ियों में मिली थी, क्या पायल से उसका कोई कनेक्शन था? आसपास पूछताछ करो, जाओ। भाई साहब जरा सुनिए, इस आदमी को पहचानते हैं आप? हाँ सर, ये आदमी हमारे दुकान पर आया था। भाई साहब ये गुरदास चौक कहाँ पड़ेगा? ये सामने वाला जो चौराहा है ना, वहाँ से बाएं मुड़ जाना, उसके बाद जो चौक आएगा वही गुरदास चौक है। थैंक यू सर। अब ये भी पता चला है कि ये आदमी एक जनरल स्टोर पर गुरदासपुर चौक का एड्रेस पूछ रहा था। गुरदासपुर चौक, चलो। आप इस आदमी को पहचानते हो? ये आदमी? हाँ साहब, इस आदमी को मैंने यहाँ पे 4-5 दिन पहले देखा था। इसके साथ कोई और भी था? हाँ साहब, ये मेरे पास आया, वो गुरदासपुर चौक के बारे में पूछा। जब मैंने उससे कहा कि यही गुरदासपुर चौक है, तो यही पास में खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उससे मिलने 2 औरतें आई। साहब मैं एक को जानता हूँ, वो शकुंतला देवी की बहू अंकिता है, लेकिन दूसरी औरत के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। वो आदमी उन दोनों से कुछ बात कर रहा था। दूर से कुछ सुनाई तो दिया नहीं साहब, लेकिन वो 3 उंगलियों का इशारा कर रहा था। ये अंकिता रहती कहाँ है? सर वो आगे गुप्ता चाट वाला है, उसके बाजू वाला घर ही उसका है। अंकिता यहीं रहती है? जी सर। उसे बुलाइए, हमें कुछ बात करनी। अभी तो वो घर पे नहीं है। क्या बात होगी सर? आप लोग इस आदमी को जानते हैं? नहीं सर। लगता है आप जानती हैं। नहीं साहब, मैं तो ये फोटो देखकर डर गई थी। आप लोग शायद इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन अंकिता इसे जानती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले अंकिता को इसके साथ देखा गया था। लेकिन उस वक्त अंकिता के साथ एक और औरत भी थी। लेकिन ये आदमी है कौन सर? इस सवाल का जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम अंकिता के क्या लगते हो? मैं उसका देवर हूँ। ठीक है, अंकिता को कॉल करके जल्दी बुलाइए, हमें उससे कुछ पूछना है। साहब वो तो 3 दिन से घर नहीं लौटी। हम लोग थाने आने ही वाले थे, उससे पहले ही आप आ गए। क्या अंकिता 3 दिन से घर नहीं लौटी और आप लोगों की नींद अब टूट रही है? साहब जब से मेरा बेटा यानी अंकिता का पति इस दुनिया से गया है, उस दिन से लेकर आज तक उस औरत ने मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की है। साहब हमें लगा वो अपने किसी दोस्त के यहाँ गई है। पहले भी ऐसा हुआ है साहब, जब वो अपने किसी दोस्त के यहाँ 2-4 दिन रह कर आई है। हमें लगा वो आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। इसीलिए हम लोग आज थाने आने वाले थे। इस वक्त अंकिता किसके साथ हो सकती? हमें नहीं पता सर। हाँ लेकिन पूजा के साथ हो सकती है। पूजा और अंकिता भाभी बचपन के दोस्त हैं। और हाँ सर, पूजा अपनी बेटी पायल के साथ 2 महीने से यहाँ पे किराए पे रह रही थी। रह रही थी मतलब? अब कहाँ है पूजा? हमें नहीं पता सर। सर अंकिता भाभी के साथ साथ पूजा भी गायब है। आप लोगों जैसे गैर जिम्मेदार इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। 3 दिन से अंकिता लापता है। 24 घंटे बाद आप उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर सकते थे। खैर, हमें अंकिता और पूजा की फोटोग्राफ्स दीजिए और उनके नंबर भी। साहब अंकिता का फोटो और नंबर तो है हमारे पास, लेकिन पूजा का फोटो और नंबर हमारे पास नहीं है। क्या आप पूजा और पायल का स्केच बनवा सकते हैं? हाँ साहब। ठीक है, आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। आइए। सर ये रहा पूजा का स्केच। सर पूजा की बेटी पायल के स्केच पे काम चल रहा है। ठीक है, जैसे ही पायल का स्केच तैयार हो जाए, अंकिता की फोटो के साथ साथ इन दोनों के स्केच को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन पे सर्कुलेट कर दो। अपने पूरे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। हमें किसी भी हाल में अंकिता, पूजा और पायल को ढूंढना ही। इनके घर वालों ने इनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है? हाँ सर। सर अंकिता के घर वालों ने उन तीनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवा दी है। और सर अंकिता के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके फोन के लास्ट एक्टिव लोकेशन मैंने मंगवा ली है। गुड। ये अंकिता काम कहाँ करती है? सर अंकिता के घर वालों का कहना है कि अंकिता मार्केट रोड पर किसी क्लिनिक में काम किया करती थी। इस क्लिनिक में जाके अंकिता और पूजा के बारे में पता करो।
सर क्लिनिक तो तब पहुंचेंगे ना जब क्लिनिक का पता उसके घर वाले बताएंगे। मतलब ये सर कि अंकिता के घर वालों का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि अंकिता कौन से क्लिनिक में काम करती थी। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है केलकर। घर का एक सदस्य इतने समय से एक जगह पे काम कर रहा है और घर के बाकी मेंबरों को उसके बारे में पता ही नहीं। ये कैसे मुमकिन? चलो पंकज, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है कि अंकिता कौन से क्लिनिक में काम करती है? साहब, हम उसके मामले में दखलंदाजी नहीं करते थे। वो अपनी मर्जी की मालिक थी और वैसे भी वो हमें सच नहीं बताती, उल्टा हमें ही 4 बात सुना देती। अंकिता के ऐसे रवैये की कोई खास वजह? सर उसे आज़ाद रहना पसंद था। उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करे उसे अच्छा नहीं लगता था, या उससे कोई सवाल जवाब करे तो वो चिढ़ जाती थी सर। और सर हमें तो सिर्फ इतना ही पता है कि वो मार्केट रोड से किसी क्लिनिक में जाती थी। ऐसे ही दिखते थे सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। सर, मार्केट रोड के हर क्लिनिक में अंकिता का फोटो और पूजा का स्केच दिखा के पूछताछ करो। पता करो कि ये कहाँ काम करती थी और आखिरी बार वहाँ कब देखा गया। ओके सर। केलकर ये परिवार जितना खड़ा है उतना ही गड़ा है और अपने साथ कई राज गड़ाए बैठा है। इनके पड़ोसियों से पूछताछ करनी होगी। ओके सर। चलो जल्दी से मुंह खोलो। देख नहीं खाएगी ना तो काला बाबा आके डराएगा। चल 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 मुंह खोल। कट्टी। चल थोड़ा सा खा ले। ये लड़की क्या चाहिए? बड़ा पाव चाहिए? हाँ, अरे पुलिस का अप डाउन चले, थोड़ा टेंशन वाला माहौल है, समझो तुम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हो जाएगी डिलीवरी। अरे जब मैं बोल रहा हूँ मेरी बात पे विश्वास करो कि नहीं? कॉल करता हूँ बात। गरिमा कहाँ जा रही है? वो सर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मेडिकल स्टोर जा रही हूँ दवाई लेने। अच्छा रुक। पंकज बेटा जरा आना। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा जरा दुकान से जाके इसके लिए सरदर्द की दवाई ले आ। किसी को आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसा कर तू साथ में चला जा, रात के 9 बज रहे हैं। सिर्फ रात के 9 ही बजे हैं माँ जी, और दुकान भी पड़ोस में ही है, मैं खुद जा सकती हूँ। अरे माँ, रात के 9 ही तो बजे, जाने दो ना। तुझसे जितना कह रही हूँ उतना कर। चल जा जल्दी। आप अंकिता के परिवार को कब से जानते हो? सर बहुत साल से जानते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, कभी कोई उनसे तकलीफ नहीं हुई हमें। सर परिवार तो अच्छा है, लेकिन अंकिता का अपने साथ से रोज झगड़ा होता था। किस बात पे होता था झगड़ा? सर ये तो नहीं बता सकता मैं, मुझे लगता है शायद पैसे की बात को लेकर हो सकता है। जब तक अंकिता का पति जिंदा था तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उसके मरने के बाद उन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। एक एक दिन उन लोगों को काटना बहुत मुश्किल हो गया था। पंकज की दुकान तो है पर उससे कोई खास कमाई नहीं हो पाती थी। अंकिता कैसी लड़की थी? अंकिता अच्छी लड़की नहीं थी साहब। मतलब? क्या बताऊं साहब, रोज अपने देवर के साथ बाइक पे जाती थी चिपक चिपक के, वो भी उसका पति ना होने के बाद। अब गंदी सोच वाले तो गंदा ही सोचेंगे ना साहब। वो बेचारा तो सिर्फ अंकिता को क्लिनिक तक छोड़ने जाता था। एक तरफ जहां पुलिस पूरे जी जान से अंकिता, पूजा और पायल की तलाश में जुटी थी ताकि उस अज्ञात शख्स के बारे में कुछ पता चल सके, वहीं दूसरी तरफ 8 साल की मासूम पायल जिंदगी से सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रही थी। आखिर पायल इस तरह से अकेले क्यों भटक रही थी? अगर वो रोज घर से अंकिता और पूजा के साथ निकलती थी तो इस वक्त अंकिता और पूजा कहाँ थे और पायल उनसे अलग कैसे हुई? पुलिस को चाय वाले से पता चला था कि किसी बात को लेकर अंकिता और पूजा की मृतक के साथ कहासुनी हुई थी। आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी और क्या इस खून से पूजा और अंकिता का कोई लेना देना था?
पुलिस को मृतक के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चल पाया था और ना ही उन्हें पूजा के बारे में कुछ खास जानकारी हासिल हुई थी। पुलिस के लिए अंकिता के परिवार वालों पर भरोसा करना आसान नहीं था। जब तू हर रोज अंकिता को अपनी बाइक से क्लिनिक छोड़ने जाता था तो हमसे झूठ क्यों बोला कि तुझे क्लिनिक का एड्रेस नहीं पता? अब यही सच बताएगा या तुझे मार मार के किसी क्लिनिक में भर्ती कर दूं? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो कहाँ काम करती थी मुझे कुछ नहीं पता सर इस बारे में। सर मैं तो सिर्फ उसको अपनी बाइक से छोड़ता था क्योंकि वहां से मेरी दुकान पास में है। और सर पूजा जब से घर में आई थी मैंने तो अंकिता को ले जाना बंद कर दिया था क्योंकि वो दोनों साथ में जाते थे। साहब पंकज झूठ नहीं बोल रहा, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? सच बात तो ये है साहब कि एक अंकिता ही थी जिसके भरोसे हमारा घर चल रहा था। अगर उसकी कमाई ना होती तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाता। बस इसीलिए साहब हम उससे ज्यादा पूछताछ नहीं करते थे। अंकिता, ये टाइम है तुम्हारे घर आने का? कहाँ थी इतनी देर? हाँ तो काम करने जाती हूँ, अय्याशी करने थोड़ी ना जाती हूँ। बाहर जाकर काम करती हूँ तभी तो इस घर का चूल्हा जलता है। अब हटिए सामने से। हमें डर था कि कहीं वो घर का खर्चा देना बंद ना कर दे। देखिए, ये मामला एक मर्डर और 3 लोगों की गुमशुदगी का है और जिसका मर्डर हुआ है उसकी आइडेंटिटी हमें अभी तक पता नहीं चल पाई है। उसके साथ आखिरी बार पूजा और अंकिता को देखा गया था और अब ये दोनों भी गायब हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करें। अभी वक्त है तुम लोगों के पास। अगर कुछ छुपाया है या कुछ बताना भूल गए हो तो बता दो अभी। हाँ साहब, एक बात और है, वो पूजा की बेटी पायल साहब वो गूंगी नहीं थी, गूंगी होने का नाटक कर रही थी। मैंने खुद एक दिन उसे गाना गाते हुए सुना था। ए लड़की, क्या? लेकिन एक 8 साल की बच्ची गूंगी होने का नाटक क्यों करेगी? पता नहीं साहब। केलकर, यहाँ से तो कुछ हाथ नहीं लगा। एक बार अंकिता के रिश्तेदारों से मिलते हैं, शायद वहाँ से कुछ पता चले। सर, अंकिता के रिश्तेदार के नाम पर उसकी सिर्फ एक बुआ है। उसके अलावा उसकी ज़िंदगी में उसके आगे पीछे और कोई नहीं है और वो भी पूना रहती है। तो केलकर फौरन पूना चलते हैं और पता करते हैं कि अंकिता की बुआ क्या उस आदमी को जानती है जिसका मर्डर हुआ है। मुझे पूजा की बेटी पायल की चिंता हो रही है, कहीं बड़ों के जाल में ये बच्ची किसी गलत जगह न फंसे। ओके सर, ठीक है, चलो। शारदा शर्मा। हाँ मैं ही हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हमें अंकिता के बारे में कुछ बात करनी। अंकिता के बारे में? अंकिता से आखिरी बार आपकी बात कब? अंकिता से बहुत वक्त से बात ही नहीं हुई है, लगभग 1 साल हो गया है और आखिरी बार तब मैंने उसे देखा जब उसके पति की अंतिम तिथि थी। अच्छा, अंकिता का कोई और रिश्तेदार है? नहीं सर, बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे और रिश्तेदारों में मेरे सिवा उसके आगे पीछे कोई नहीं है। इस आदमी को आपने कभी देखा है? नहीं सर, नहीं देखा। इसे गौर से देखिए, हो सकता है ये अंकिता का कोई पुराना प्रेमी या दोस्त हो और आपने इसे देखा हो। मैंने कहा ना सर, इसे मैंने नहीं देखा और अंकिता ऐसी लड़की नहीं थी। उसके माता पिता के देहांत के बाद मैंने अपने हाथों से उसे पाला पोसा है, अच्छे संस्कार दिए हैं उसे। तो इसका मतलब अंकिता बचपन से ही आप ही के साथ रह रही थी? हाँ सर, वो यही रही है। इसे तो देखा ही होगा, ये अंकिता की बचपन की दोस्त है पूजा। नहीं सर, और पूजा नाम की तो अंकिता की कोई दोस्त थी ही नहीं। सर, ये माजरा क्या है? अंकिता के साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है या फिर वो कहीं चली गई है? खेलकर, शारदा जी के हिसाब से अंकिता की पूजा नाम की ऐसी कोई दोस्त नहीं थी जो बचपन से उसके साथ थी। और एक बात और, जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका अंकिता और पूजा के साथ क्या कनेक्शन था? चाय वाले के हिसाब से भी अंकिता और पूजा की उससे लड़ाई हुई थी। सर, क्या कोई झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि किसी की हत्या भी कर दी जाए? हेलो, सब इंस्पेक्टर केलकर है? ओके सर, अंकिता के कॉल रिकॉर्ड से कुछ खास नहीं मिला, लेकिन एक सरप्राइजिंग बात सामने आई। उसके कॉल रिकॉर्ड में एक भी ऐसा नंबर नहीं था जो पूजा के नाम से रजिस्टर्ड हो। क्या? ऐसा कैसे मुमकिन है?
कि अंकिता ने पूजा को एक बार भी कॉल नहीं किया। अंकिता के फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्या थी? सर अंकिता के फ़ोन की लास्ट लोकेशन 25 तारीख को शाम 6 बजे मार्केट रोड थी। मार्केट रोड यानी क्लिनिक से घर आते वक्त अंकिता गायब हुई। केलकर, कहीं अंकिता के गायब होने में इसके घर वालों को ही हाथ तो नहीं है? मोहल्ले वालों के हिसाब से भी घर में अंदरूनी झगड़े का एंगल सामने आया है। सर घर वालों के लिए वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। जब घर वालों को पता था कि घर उसी की वजह से चल रहा है तो फिर वो उसे क्यों मारेंगे? पंकज अंकिता को क्लिनिक के पास छोड़ने जाता था और उसने हमसे ये भी कहा कि उसने कभी अंकिता का क्लिनिक नहीं देखा। ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही। केलकर, कहीं इस कहानी में भी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के साथ इन घर वालों ने कुछ कर तो नहीं दिया? सर पड़ोसियों के मुताबिक अंकिता और पंकज के बीच में कुछ चल रहा था। कहीं पंकज की मदद से ही तो अंकिता फरार नहीं हुई। इस पंकज की कुंडली निकलवाओ फौरन। ओके सर। अरे मैंने बोला ना अभी नहीं हो पाएगा, कर दूंगा थोड़ी देर में। अरे अच्छा हाँ करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करो, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो, बच्ची तेरे पास थी ना? तेरे घर में है ना वो? क्या? अरे मेरे पास कोई बच्ची नहीं है। हेलो, हाँ तुम मुझे मिलो थोड़ी देर में। मुझे अपडेट करते रहना। हाँ ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। सर विक्टिम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से विक्टिम की मौत 26 तारीख को हुई थी, लाश मिलने से तकरीबन 10 से 12 घंटे पहले। सर कातिल ने विक्टिम के पहले गले को काटा और उसके बाद उसकी छाती में 2 बार चाकू से वार किए। केलकर, इसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी ने बहुत बेरहमी से इसे मारा है। ऐसा तो कोई तभी करता है जब दुश्मनी हो या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि विक्टिम शायद मुसलमान थी। सर मैंने पंकज के फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया, लेकिन एक नंबर के अलावा और कुछ हाथ ही नहीं लगा। इस नंबर में कुछ खास है? हाँ सर ये नंबर किसी भास्कर आपटे के नाम से रजिस्टर्ड है। सर भास्कर और पंकज में काफ़ी बातें हुआ करती थी। कई बार तो दोनों में आधी रात तक देर तक बातें हुआ करती थी। और हाँ सर, भास्कर के नंबर से अंकिता को भी कॉल गया था। हेलो सर, पंकज रॉयल गार्डन होटल में आया सर। ओके। तुम हर वक्त इतनी टेंशन में क्यों रहते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे पता है तुम मेरे साथ, मैं देखता हूँ। सर मैंने क्या किया सर? अरे पंकज, चलो बात क्या है? लेकर के कहाँ लेकर के जा रही हैं आप हमें? सर मैं और शीतल एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमारा अफेयर है। ये भास्कर आपटे कौन है? जी, भास्कर आपटे मेरे पति का नाम है। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका नंबर अब मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो देर रात तक फोन पर बातें तुम दोनों के बीच में हुआ करती थी? जी। अंकिता को कॉल क्यों करती थी? बोलो। सर, अंकिता और पूजा मेरे पार्लर में काम किया करते थे। अंकिता ने मेरे पार्लर में 7 महीने पहले ही ज्वाइन किया था और अभी पिछले महीने ही उसने मुझे पूजा से मिलवाया था। मैडम। हाँ अंकिता। मैडम ये मेरी दोस्त पूजा है और इसे ना काम की बहुत ज़रूरत है। पूजा, इससे पहले तुमने कौन से पार्लर में काम किया है? मैडम इसने पहले किसी पार्लर में काम नहीं किया, लेकिन मैं इसको सिखा दूंगी ना, मैं सब कुछ बता दूंगी इसे और ये ना बहुत मन लगा के काम करेगी। और मैडम चाहिए तो पगार कम दे देना, प्लीज़ इसे रख लो, बहुत ज़रूरत है इसको काम की। ठीक है, अब जब तुम इतना कह रही हो तो रख लेते इसे काम पर। मैंने उसे काम पर रख लिया सर। 25 तारीख को भी अंकिता काम पे आई थी क्या? हाँ सर, आई थी और रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर के लिए निकल गई थी, लेकिन दूसरे दिन वो आई नहीं। मैंने इस बारे में पंकज से भी पूछा था तो उसने मुझे बताया कि अंकिता उस दिन घर पहुंची ही नहीं थी। तुम्हारे पार्लर में सीसीटीवी कैमरा तो होगा? जी। केलकर सर, इनके पार्लर की पिछले 1 महीने की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा।
पंकज, तुझे ये करना ही पड़ेगा। अरे गुस्से पे काबू रख और दिमाग से काम ले। पर माँ वो मानेगी नहीं। तुझे गरिमा से बात करनी ही पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। गरिमा, गरिमा, गरिमा सुनो। वापस मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, समझे? गरिमा मुझे पता है मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर दो प्लीज। आखिर तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ तो करना ही होगा ना। मैं ये अकेला नहीं कर पाऊंगा गरिमा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कितनी? 10% और। ठीक है। सर एक इम्पोर्टेंट खबर मिली है। अंकिता का फोन ऑन हुआ था, लोकेशन नवी मुंबई। कहीं उस आदमी को मार के अंकिता और पूजा फरार तो नहीं हो गए? फौरन वहाँ की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो और वहाँ जाके अंकिता को ढूंढो। ओके सर। ओ भाई, इसे देखा? नहीं साहब। सर महादेव रोड पर तो अंकिता को किसी ने नहीं देखा, लेकिन पार्लर के सीसीटीवी फुटेज में कुछ हाथ लगा। ये देखिए सर। ये तो वही आदमी है जिसकी हमें लाश मिली थी, और शीतल ने हमसे कहा कि वो इसे जानती ही नहीं। रुको, देखो शीतल, अब अगर एक झूठ भी तुम्हारी जबान से बाहर निकला तो मैं तुम्हें इस कांस्टेबल के पास छोड़ के चले जाऊंगा। बोलो, कौन था वो आदमी? सर वो आदमी मेरे पार्लर में आया था। तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि तुम उस आदमी को नहीं जानती? क्योंकि मैं डर गई थी सर, क्योंकि जिस शख्स के बारे में आप पूछताछ कर रहे थे वो मर चुका था और मैं इन सब बचड़ों में पढ़ना नहीं चाहती थी, इसलिए आपसे झूठ बोल। या पंकज ने कहा था तुमसे झूठ बोलने के लिए? नहीं, पंकज ने मना नहीं किया था, उल्टा मैंने उसे कहा था कि वो मेरे पार्लर का नाम ना ले। आप लोगों के सामने मेरे पार्लर की बदनामी हो जाती। सर यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया है। वो आदमी कौन था और क्यों आया था तुम्हारे पार्लर? सर अंकिता और पूजा के गायब होने के 2 दिन पहले। जिन्नत है? कौन जिन्नत? अरे जिन्नत। जिन्नत? यहाँ पर कोई जिन्नत नहीं है। जी, कौन चाहिए आपको? अरे मसाज के लिए ऑयल देना। अरे अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? हेलो दरवाजा खोलो। पूजा, तेरे को मार दूंगा समझी? पैसे चाहिए मुझे। पूजा, तू ठीक तो है ना? उसने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं? हाँ नहीं मैडम। पूजा, ये आदमी था कौन और ये जीनत कौन है? जीनत मेरी चचेरी बहन का नाम है और ये उसका आदमी था। ये जीनत कौन है? सर पूजा का ही असली नाम जीनत है और उसकी बेटी का नाम ज़ेबा। तुम्हें ये सब कैसे पता? सर एक दिन पायल कैंची से खेल रही थी और उस वक्त पार्लर की सभी लड़कियां खाना खाने के लिए बाहर गई थी। एक सेकंड। पूजा, तुम्हारी बेटी बोल सकती है? फिर तुमने सबसे झूठ क्यों बोला कि ये बोल नहीं सकती? और इसने अभी अभी अल्लाह बोला ना, तो तुम लोग मुस्लिम हो? मैडम, मैंने जानबूझ के ये झूठ नहीं बोला, मैं मजबूर थी। मेरा नाम जीनत है और मेरी बेटी का ज़ेबा। मैडम अब तो आपको सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ ये झूठ मैं जानबूझ के नहीं बोल रही मैडम। बस आप किसी को इस राज के बारे में मत बताइएगा।
ठीक है ठीक है। अंकिता को भी ये सब पता था? पता नहीं सर। सर अंकिता का फोन चौसर नाम की जगह पे ऑन हुआ है। पुलिस के लिए केस इतना ज्यादा उलझ चुका था कि वो किसी एक थ्योरी को पकड़कर आगे नहीं बढ़ सकते थे। क्या शीतल ने पूजा और जीनत और पायल और जेबा के बारे में जो पुलिस को बताया था वो सच था? शीतल ने जो कुछ भी बताया था अगर वो सच था तो फिर जीनत अपनी बेटी को गूंगेपन का नाटक करने के लिए क्यों कहती थी? क्या इस सब के बारे में अंकिता को भी पता था? आखिर अंकिता, जीनत और जेबा का उस मृतक के साथ क्या संबंध था और वो जीनत को ढूंढता हुआ उसके इलाके तक कैसे और क्यों आ पहुंचा था? इस कहानी का हर पात्र अपना अपना दांव चल रहा था और इस बाजी को अपने नाम करने के लिए पुलिस को जरूरत थी एक मास्टर स्ट्रोक। एक काम करो, आसपास पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है। ये लड़के रुक। बोलेगा सर वो पंकज जी ने बोला था कि गुर्गे में एक औरत आएगी, उससे सिम कार्ड लेकर उसे कभी कभी चालू करके बंद करना है। सर बस मुझे इतना ही करने को कहा था, मुझे और कुछ नहीं पता था। सर गाड़ी में डाली, सर चल गाड़ी में। क्या कर रहे हो मेरे? उसने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। अरे साहब मेरी नहीं बोलेगा। बता दो सर, सब बता दो सर। आप लोग बार बार घर पर आ रहे थे, आसपास के लोग बातें बनाने लग गए थे, इसलिए मैंने आपका ध्यान भटकाने के लिए गरिमा को अंकिता की सिम कार्ड लेकर के उस लड़के के पास भेजा था सर। मैंने गरिमा को इसलिए भेजा था सर क्योंकि मुझे पता चल गया था कि लोगों की नजर मुझ पे है। अंकिता का सिम कार्ड तेरे पास कहाँ से आया? सर अंकिता के गायब होने के अगले ही दिन शीतल को उसका फोन पार्लर में मिला और उसने वो फोन मुझे ला करके दिया, जिसका फायदा मैंने उठाया आप लोगों को इस केस से भटकाने के लिए। सर शकुंतला साहब मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है साहब। अच्छा, तो आपके इस भोले भाले बेटे के पास अंकिता का फोन कहाँ से आया? साहब वो फोन तो शीतल ने उसे दिया था। आपको यकीन ना हो तो आप शीतल से बात करके खुद पता करा ले सर। किससे पता करना है और कैसे पता करना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आप बताइए कि आप यहाँ आई क्यों हैं? साहब मैं तो यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आई थी कि मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। मेरी बहू अंकिता बहुत ही अय्याश है साहब। मेरे बेटे के मरने के बाद वो कई मर्दों के साथ संबंध रखती थी, खुद पार्लर में काम करके हमसे कहती थी कि वो किसी डॉक्टर के पास काम करती है। पंकज को ये सब मालूम था, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसे नहीं पता था कि मुझे ये सब पहले से ही पता है। और क्या क्या जानती हैं? साहब वो आदमी जो मरा है वो या तो मेरी बहू का दलाल होगा या फिर उसका यार। मैं अब तक ये सोचकर चुप रही कि आप लोग ज्यादा तहकीकात करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरी बहू इन सब धंधों में थी और हम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे साहब। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है कि वो आदमी उसका दलाल था या फिर प्रेमी? साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस रात। अब आप ही बताइए साहब, एक पराया मर्द किसी औरत को रात के 11 बजे अपनी बाइक पे बिठा कर लाता है और उसे इतने सारे रुपए देता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो तो अच्छा हुआ साहब कि उस दिन मेरा व्रत था और व्रत खोलने के इंतजार में मैं खिड़की पर खड़ी थी। किस दिन की बात है ये? सब 21 तारीख की। हाँ 21 तारीख को ही मेरा व्रत था। केलकर, ये शकुंतला देवी हमसे झूठ बोल रही है क्योंकि 22 तारीख को वो आदमी कलम बोली आया था
और उसने चाय वाले से गुरदासपुर चौक जाने का रास्ता पूछा था। अगर वो वहाँ अंकिता और जीनत से मिलने गया था तो उसे अंकिता का एड्रेस पता होना चाहिए, क्योंकि 21 तारीख को मतलब एक रात पहले उसने अंकिता को वहाँ ड्रॉप किया था। इसका मतलब है कि शकुंतला देवी हमसे झूठ बोल रही। सर पार्लर के सीसीटीवी फुटेज से भी ऐसा कुछ नहीं मिला जहाँ से पता चल सके कि वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है। बिल्कुल, इस औरत पे नजर रखो, 2 कांस्टेबल लगा दो इसके पीछे। ओके सर, लेकिन सर एक बात समझ नहीं आई, जीनत सबसे ये क्यों छुपा रही है कि वो एक मुस्लिम है? बिल्कुल, जिस आदमी का मर्डर हुआ है शायद वो भी मुसलमान है। और शीतल ने भी हमसे बताया था कि वो पार्लर में अंकिता से नहीं, जीनत से मिलने आया था। हो सकता है वो जीनत का ही कोई रिश्तेदार हो। अगर ऐसा है तो अंकिता और उसके परिवार से इस आदमी का क्या लेना देना है, और वो जीनत को धमकी क्यों दे रहा है? और सोचने वाली बात यह है कि इस आदमी को किसने मारा होगा और क्यों। चोर निकली चोर, सारे गहने लेकर चंपत हो गई अपनी बेटी के साथ। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रही है। नहीं, तुम लोगों ने पूजा के साथ जरूर कुछ किया होगा। मुझे पूजा को ढूंढना है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे ढूंढना है उसे। पूजा को ढूंढने जाना है, ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। हेलो, लड़की, मैंने तुझे मना किया था ना, यहाँ पे मत आना। क्यों है यहाँ पे? भाई यहाँ से। ओ भैया, क्या कर रहे हो ये? बच्चे के साथ कोई ऐसे पेश आता है? सॉरी सर। जाओ। बेटा क्या हुआ? अंदर चलो। यही है ना आपका बैग? आपको भूख लगी है? कुछ खाओगे? आज अंकिता, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर। देखो अंकिता, हम तुमसे ये जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, किसने अगवा किया तुम्हें? मुझे नहीं पता सर, मैंने उनका चेहरा नहीं देखा। अंकिता, अब तुम्हें अपने ससुराल वालों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम हमारी प्रोटेक्शन में हो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो, हमें पता चल चुका है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने ही तुम्हें किडनैप करवाया, क्योंकि तुम जहां मिली उस फैक्ट्री में हम तुम्हारी सास को फॉलो करते करते ही पहुंचे थे। बेटा, ये आपकी नोटबुक में क्या लिखा है? किसी का नंबर है क्या?
ये लो बेटा, कभी भी जरूरत हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल करना, ठीक है? बेटा, आपको इस नंबर पे बात करनी है क्या? बेटा, मेरा फोन स्विच ऑफ है, आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको वहां से फोन करवा दूंगा, ठीक है? आपका नाम क्या है बेटा? जीबा। शीतल ने जो पुलिस को बताया था वो सच था। जीनत और ज़ेबा मुस्लिम थे और ज़ेबा अच्छी तरह से बात भी कर सकती थी, लेकिन जीनत दुनिया को अपना नाम पूजा और अपनी बेटी का नाम पायल बताया करती थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अंकिता को जीनत का सच पता था? अगर अंकिता को सब कुछ पता था तो उसने पुलिस से झूठ क्यों कहा? उसने पुलिस से जानबूझकर अपनी किडनैपिंग का राज क्यों छुपा रखा था? उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया कि उसे शकुंतला और पंकज ने अगवा किया था? जिस शख्स को ज़ेबा मिली थी वो शख्स कौन था? क्या वो सच में ज़ेबा की मदद करना चाहता था या फिर उसकी मंशा कुछ और ही थी? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।